शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस के एक और नई कड़ी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बहुत ही विशेष पर्सनालिटी के साथ कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं ब्रदर राम प्रकाश जी का। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है शांति सरोवर में। तो भाई साहब के हम कुछ अनुभव सुनने से पहले उनके बारे में जानते हैं। भाई साहब की जर्नी शुरू हुई थी पंजाब में मोगा से, और इन्होंने कैसे इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाया, और आज जब ये एक रिप्यूटेड सिविल इंजीनियर हैं, अपनी फर्म संभाल रहे हैं और न्यूयॉर्क में रहते हुए भी उस फास्ट पेस्ड लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस करते हैं, तो इनके क्या विशेष अनुभव रहे, आज हम सुनते हैं राम प्रकाश भाई जी से। भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तो आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। जब थर्ड ईयर में थे जी। तो हमने एक लाइफ मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा था। ओके। उसमें फेमस जीन डिक्सन नाम के कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट ने ये प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया विल बी मोस्ट प्रोस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा। ओवर द टर्न ऑफ द सेंचुरी। और ये बात है कौन से साल की? ये तकरीबन 1972 की बात होगी। ओके। तो तभी हम आपस में फ्रेंड्स बैठे थे, क्योंकि उसकी ना कई और भी प्रेडिक्शंस वो सच साबित हुई थी। जैसे कैनेडी का असैसिनेशन हुआ, उसने वो प्रेडिक्ट किया था। और भी कई चीजें थी। तो तब हमको लगा इंडिया तो प्रोस्पेरस कैसे हो सकता है, वो तो 100 साल पिछड़ा हुआ है। जी। तो हम आपस में हंसी करते रहे, और लेकिन फिर हमने छोड़ दिया उसको। तो हुआ क्या कि जब मैं इंजीनियरिंग का अपना एग्ज़ाम देकर आया, फाइनल एग्ज़ाम, तो मैं घर में बैठे अपना रिजल्ट की वेट कर रहा था। तो ब्रह्मा कुमारीज ने वहाँ पे एग्जीबिशन लगाई थी आपके गांव में? हमारे गांव में। अच्छा। मोगा में। और मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। तो क्योंकि हमारे बुआ जी इसमें चलते थे, जो कि मेरे को ठीक नहीं लगता था उनका। तो जब वो आए तो उन्होंने फिर सेंटर खोलने का सोचा था, तो उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो वो फिर हमारे घर में थोड़ा सा हमने पोर्शन उनको दिया, तो वहाँ वो चलाने लगे। तो मेडिटेशन सेंटर आपके वहाँ पे चला? स्टार्ट में हुआ। तो लेकिन मेरे को ज्ञान सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप तो काफी यंग, अभी अपनी ग्रेजुएशन करी का था उस समय। जी। तो कॉलेज में मैं बिगड़ा हुआ था। अच्छा। मैं सारे मेरे जो गलत काम हम करते हैं वो हम करते थे। और फिर जब ये आए तो मैंने उनको ध्यान नहीं दिया, उनकी मदद करता था, लेकिन कभी मैंने उनका ज्ञान सुनने की कोशिश नहीं की। ओके। तो एक दिन जबरदस्ती उन्होंने मेरे को अपने साथ, बड़ी बहन ने बिठा लिया। उसने ये भी कहा, आप हमारे से डरते क्यों हो? तो मैंने कहा डरने की तो कोई बात नहीं है। कहते देखो आपने इतना इंजीनियरिंग का पढ़ा है, इसको ऐड कर दो ना, इस नॉलेज को। तो जो चीज पसंद आए वो रखो, बाकी अपना जो नहीं आए पसंद है उसको इग्नोर कर दो। तो मेरे को वो ठीक लगा। तो मैंने फिर कोर्स करना शुरू किया। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि इस नॉलेज से आप मनुष्य से देवता बनेंगे। तो मेरे को बड़ी हंसी आई। मैंने कहा ये देवता बनने की बात कर रहे हैं, मेरी थोड़ी आदतें जो बिगड़ी हुई हैं वो ठीक हो जाए, वही बहुत है। तो फिर मैं सुनने लगा, लेकिन एक हफ्ते में ही सारी आदतें मेरी छूट गई। अच्छा। मैं नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गया। स्मोक करता था वो छूट गया। अच्छा। ड्रिंकिंग है वो छूट गया। एक हफ्ते में आपने सब छोड़ दिया। के बीच में। तो तब मेरे को लगा कि अगर मैं इतना चेंज हो सकता हूँ तो इतना भी चेंज हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ।
तो बीइंग एन इंजीनियर हम कहते हैं ना प्रोसेस है। जी। तो प्रोसेस का मतलब कि ये एक स्टार्ट होता है, तो हर चीज थोड़े से स्टार्ट होती है। तो तब मेरे को लगने लगा कि मैं ये क्यों कहता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि भारत स्वर्ग बन सकता है। तो मतलब आपने जो प्रेडिक्शन आपको लग रहा था हो ही नहीं सकता, और ये ज्ञान की जो आधार था कि देवता बनते, दोनों मिल गए एक तरह से। हाँ, तो मेरे को वो याद आया कि भाई जीन डिक्सन ने भी प्रेडिक्शन किया था। तो फिर मैंने उसी ढंग से सोचना शुरू किया। तो तब लगा कि स्वर्ग में कौन होते हैं? स्वर्ग में देवता होते हैं। जी। तो फिर हमको मालूम पड़ा कि देवता कोई आकाश में नहीं रहते, राक्षस कोई पाताल में नहीं रहते, ह्यूमन बीइंग जो हैं वही देवता होते हैं। तो उससे फिर क्या हो गया, तो फिर लगने लगा देवता कौन होते हैं? जिनमें दिव्य गुण होते हैं। और फिर जैसे हम पहले पढ़ते थे ना, थोड़ा थोड़ा सुनते थे कि मनुष्य से देवता किए करत न लागे जी। हम, पर हमको मीनिंग कुछ नहीं उसका मालूम पड़ता था। तो तब मैंने देखा कि कई जगह पर जब हम मनुष्य देवता की बात करते हैं तो कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो हुए होंगे ना। तो इस तरह की इमेजिनेशन फिर को आती थी फिर मेरे को। तो लेकिन फिर सिंप्लीफाई कैसे हुआ, क्योंकि जैसे इंजीनियर होने के नाते से हम दो चीजें करते हैं। एक तो क्या है कि जो कॉम्प्लिकेटेड सारी कैलकुलेशंस होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, लेकिन जिनका घर होता है वो तो टेक्निकल नहीं होते, उनको बड़ा सिंपल करके समझाते हैं। तो सिंप्लीफाई करना चीज को। और दूसरा है एप्लीकेशन, कि जो हम सुनते हैं, जो जैसे साइंस है और टेक्नोलॉजी है। साइंस है समझ, लेकिन टेक्नोलॉजी है वो काम में आने वाली, जो माना कहते हैं जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने पढ़ा अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो माना एप्लीकेशन क्या है ज्ञान के और योग की, उसके हिसाब से मेरे को पता चला कि आत्मा बुरे कर्म करते करते शरीर के द्वारा वो पतित बनी है, और शरीर के द्वारा ही अच्छे कर्म करके वो पावन बनेगी। तो इट मेड सेंस टू मी टू सम एक्सटेंट। जी। तो ऐसे आपकी मतलब धीरे धीरे जहाँ आप बिल्कुल दूर रहते थे उससे और आप मेडिटेशन करने लगे और अपने में परिवर्तन आपने देखा। हाँ, और फिर मेरे को दो तीन चीजों का जो पता चला, मैंने उसका बड़ा सोचा, बड़ा गहरे रूप में सोचा। माना मेरे को था कि मेरे को पूरी लाइफ चेंज करनी, क्योंकि मैं इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन डर होता है ना। उस समय भी कहते थे कि वर्ल्ड में उस समय 32 गुरुस, वो भगवान जिनको बोलते हैं, 32 गॉड्स थे। अभी ये भी एक गॉड आ गया, ऐड हो गया। तो अभी मेरे को चूज करना है, तो डर तो लगेगा ना कि मैं गलत जगह पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आई वांटेड टू चेंज माय होल लाइफ टुवर्ड्स इट, बिकॉज आई बिकेम वेरी सीरियस अबाउट इट। तो तब मैंने इसका स्टडी किया कि मनुष्य वास्तव में जिनमें दिव्य गुण होते हैं वो देवता कहलाते हैं। और जो जैसे हम कई बार कोई मारता है जोर से, कहता है क्यों तुम राशियों से मार रहे हो, और कोई बहुत अच्छा कहा करते हैं ना, आप जैसे बिल्कुल देवता जैसे हो। तो माना लोग ऐसे बोलते हैं। तो मैंने उसको फिर देखा कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लेकिन इसको आई वांटेड टू एक्सटेंड इट। तो तब मेरे को लगा कि जब मेरे में दिव्य गुण हैं, तो तब मैं देवता बन सकता हूँ। तो बहुत ही सुंदर आपने अपनी ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में इंटरेस्ट आपका कैसे बना, तो आपने बताया। तो आप तब तो यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे थे, आप अपनी ग्रेजुएशन आपने पूरी की थी, आप जॉब के लिए आई अंडरस्टैंड आप कर रहे होंगे ट्राई। तो फिर आप यूएस कैसे पहुँचे, और वहाँ पे कुछ आपके अनुभव, आप यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी शुरू कर चुके थे, तो वहाँ पे जाके कहीं ऐसा तो नहीं छूट गई, और कैसे आपने मेंटेन किया? देखो, मैं यूएस से जाना नहीं चाहता था। अच्छा। मेरे को लगता था कि मेरे से ये मेरी लाइफ है ना, ये छूट जाएगी। लाइफ मतलब जो आपने जो अच्छी हाँ, जो आपने अपने में अच्छे परिवर्तन लेके आए थे। क्योंकि मेरे को तो सचमुच में लगता था कि आई वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द चेंज इन द वर्ल्ड, लेकिन वहां जाऊंगा तो अमेरिका की चकाचौंध में मैं गुम हो जाऊंगा, तो मैं चाहता नहीं था। लेकिन
फिर था घर की परिस्थिति ऐसी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर मेरे को अंदर में जैसे कहते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क लिया। और उन दिनों में हमारे ब्रह्मा कुमारी का विदेश में सेंटर खोलने का प्लान भी चल रहा था। अच्छा। देन आई वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ दैट प्लान। तो मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। तो सब लोग कह रहे थे अभी जब यूएसए जाएगा विद इन मंथ 2 मंथ वो छोड़ जाएगा सब कुछ। कहते इसको जो फतूर भरा हुआ है ना उसका सब जाके वहाँ निकल जाएगा। अच्छा, जो भी मेडिटेशन का शौक चढ़ा था वो वहाँ पे उतर जाएगा। पर क्या हुआ कि जब मैं अमेरिका गया वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे को कोई इम्प्रेस नहीं हुआ वास्तव में। अच्छा। तो हालांकि मैं सब कुछ देखता था चकाचौंध जो भी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि वहाँ भी लोगों को प्यार की आवश्यकता है, खुशी की आवश्यकता है, वो मेरे को महसूस हुआ। तो मैंने अपने आप को कहा मैं यहाँ सबको देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं आया। और दूसरा मेरे को खुद चेंज नहीं होना है, मैं इन सबको चेंज करने के लिए आया हूँ। ऐसा में हालांकि बड़ी बात लगती है, छोटा मुंह बड़ी बात, पर मेरे को अंदर में आता था, मैं बोलता किसी से नहीं था। तो फिर मैं न्यूयॉर्क में आया जब मोहिनी बहन हमारे जब वो न्यूयॉर्क में आए तो फिर मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया। इनफैक्ट मैंने महसूस किया मोहिनी बहन के साथ मैं रहा, जब वो चलते थे बातचीत करते थे मेरे को बड़ी रॉयल्टी नजर आई। तो जब कहते थे ना कि ये ब्रह्मा कुमारी का सारे विश्व में जैसे इनके सेंटर खुलेंगे, सारी दुनिया में ही स्वर्ग आएगा तो सारी दुनिया में ही आएगा। तो मेरे को लगता था कि ये बड़ी बहन को हम भगवान कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी ने स्वर्ग स्थापना के लिए भेजा है अमेरिका में। ऐसा मेरे को फील होता तो था। मतलब उनका जो लाइफस्टाइल था वो आपको एक एग्जाम्पल लगा जो कि एक देवताई लाइफस्टाइल हो सकते हैं। उनसे मेरे को क्या सीखने को मिला कि प्रैक्टिकल होना। वो चाहते थे मैं प्रॉपर इंजीनियर बनूं। वो मेरे को कई चीजें सिखाते थे जो मेरे को पहले नहीं सीखने में आती थी। एक दिन जैसे मेरे को काम पर जाने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा। मेरे को लगता था कि मैं सेंटर पर रह के वहाँ की मदद करूं। हमें दिल होता है ना सेंटर पर मदद करें। तो उन्होंने कहा कि ये कर्मों का हिसाब बड़ा बहुत महीन होता है। आपको पैसे मिलते हैं जो कि अगर आप पूरा ध्यान नहीं रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो कर्मों का हिसाब इट विल कम एंड बाइट यू। और जैसे धन की भी बात होती है, मेरे को होता है चलो पैसा जमीन पर गिरा हुआ है तो उन्होंने मेरे को कहा कोई भी चीज जमीन पर नहीं गिराओ पैसे को। कहते हैं आप तो हम तो कहते हैं ना नहीं मेरे को कोई सचमुच में आई डोंट केयर तो पर कहते नहीं धन के बिना कुछ भी नहीं होता है ना। तो धन भी एक एनर्जी है। यू कैनॉट इग्नोर इट या डिसरिस्पेक्ट, शोइंग डिसरिस्पेक्ट, आई डोंट केयर। तो मैंने फिर सीखा कि धन की वैल्यू भी करनी चाहिए हमको। ये नहीं कि मेरे में लोभ हो पर वैल्यू जरूर करनी चाहिए। इस तरह का भी मैंने सीखा। मतलब और देखा जाए तब आप बहुत ही यंग एज में थे और आपको ऐसे वैल्यूएबल लाइफ के लेसन्स आपको दीदी द्वारा प्रैक्टिकल में आपको सीखने को मिले। बहुत कुछ उनसे कई और फिर मैंने देखा क्या वो कहते हैं अगर आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं होंगे ना तो फिर कोई आपकी नॉलेज भी नहीं सुनेगा। ये करेक्ट। तो सक्सेस हो तो मेरा वास्तव में प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना वहाँ से शुरू हो गया। ओके, मीन्स आपको जो रोल मिला है चाहे वो एज ए इंजीनियर हो या कोई भी, उसको बेस्ट परफॉर्म करने की आपको इंस्पिरेशन वहाँ से मिली। और दूसरा मेरे को क्या इंस्पिरेशन मिलती वही जो मैं सोचा करता था कि स्वर्ग आएगा, देवता बनेंगे। तो मैंने उसका और भी बहुत चीज़ों में स्टडी किया क्योंकि जब हम अमेरिका में आए तो यहाँ पे तो बड़ा कॉमन होता है ना हमारे में भगवान का डीएनए है। हम जैसे मैंने ऐसा सोचना शुरू किया क्योंकि हमको इतना तो पता चला डीएनए से एक दूसरे को माता पिता को पहचान लेते हो। कितनी कितनी पीढ़ियाँ ही वो डीएनए से आ जाती हैं। और डीएनए का मतलब है हम कुछ ना कुछ माता पिता का
बच्चे के साथ मिलता होता है। हाँ, बॉडी कोई जो गुण, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हाँ, कैरेक्टरिस्टिक भी, पर साथ में तो उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका चलना उठना जी, बैठना, कुछ ना कुछ मिलता है। तो तब मेरे को पक्का होता कि अगर मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो इसका मतलब मेरे को ये यकीन करना पड़ेगा कि आई कैरी गॉड्स डीएनए। तो वो मैं अपने जीवन में बड़ा पक्का करना चाहता था। मैं कह ये नहीं है कि मैं हाँ इंफॉर्मेशन की तरह है, पर आई वांटेड टू अप्लाई दैट। एक जो आप इसको कुछ भी कह लो, समझ कह लो या विश्वास कह लो, आई डिड नॉट वांट टू जस्ट यूज इट इन इंफॉर्मेशन, बट आई वांटेड टू अप्लाई इन माय लाइफ। तो उससे फिर मेरे को लगता था कि भगवान का एक जो सबसे विशेष गुण माना जाता है या डीएनए है, वो है देना। सबको वो देने वाला होता है। तो अगर देखा जाए तो मुझे ये बहुत ही मतलब अमेजिंग आपका ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। जैसे आपने बताया कि कॉलेज में आप बिल्कुल ही जो आदतें हम नेगेटिव कहते हैं आप में सब थी, और अपने आप को अपने इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया कि आप इतनी ज्ञान की डीप पॉइंट्स भी अंडरस्टैंड कर रहे थे और उन पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो इससे आप जो भी अब प्रोफेशन में आ गए थे उस टाइम पे, तो आपको क्या लगा कि आप में और जो और हैं उनमें क्या फ़र्क था? मेरे को लगता था जैसे हम कहते हैं जॉब पर अपनी सीक्रेट किसी को नहीं देना, क्योंकि आपकी सीक्रेट उनको पता चल गई, आपसे आगे निकल तो जाएंगे, मेरे से आगे निकल जाएंगे, मेरे को पीछे छोड़ देंगे, दे विल शंट मी आउट, कहते आपकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे को था कर्मों के ऊपर। If I am helping somebody, if I am doing good karma, तो मेरे से कभी भी मेरे पर गलत कुछ नहीं होगा। Somehow or another I had this feeling कि कोई मेरे से एडवांटेज नहीं ले सकता है। क्योंकि मेरे को हमेशा होता था कि देवता बनना, जो बात निकली कि भगवान सबको देता है, मेरे को भी देने वाला बनना है। तो देने वाला बनना है माना मेरी सीक्रेट भी मैं सबको दे दूंगा, मेरी एबिलिटीज का सबको मैं बता दूंगा। जॉब पर भी कोई मेरे को कोई अंडरस्टैंडिंग आई, मैं सबको वो बता दूंगा। मतलब आप अपने स्किल्स, अपने गुण वर्चू सब शेयर करते थे, शेयर करते मेरे को डर नहीं लगता था। अपने जैसे आप एग्जांपल्स क्रिएट कर रहे थे। हाँ, मेरे को हमेशा होता था ताकि अगर मेरी तरह वो लोग बन जाएं, अगर मेरे को निकलना भी पड़े जॉब से, तो पीपल ऑलरेडी आर नोइंग दैट, सो दैट देयर विल नॉट बी शॉक टू द कंपनी। तो इस कारण से मैं जब कोई जॉब में मैंने बहुत जॉब छोड़ी। अच्छा। कारण ये नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं था। 1-2 साल के बाद ना हर जॉब ना मेरे लिए इजी बन जाती थी, तो फिर वो बोरिंग बननी शुरू हो जाती थी। मैं कहता भी 2 लोग जो 8 घंटे में काम करते, मैं 2-3 घंटे में कर लेता हूँ, बाकी समय में क्या करूँ। मेरे को कुछ सीखना है, हमेशा सीखने की लगी रहती थी। फिर जैसे सीखना पूरा हो जाता तो देन आई यूज्ड टू लीव द जॉब एंड गो टू अनदर वन लुकिंग फॉर समथिंग रियली बिग इन माय लाइफ। तो मतलब आपने अपने जो हैं एक तरह से वारिस तैयार करके आप दूसरे में जल नहीं जाते थे। हाँ, अभी हम कहते हैं वारिस। उस समय तो मेरी को बुद्धि नहीं आता, मैं वारिस तैयार कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप कह रहे हैं तो या दैट्स ट्रू कि मेरे को होता था मैं कहीं भी छोड़ कर जाऊँ ना, मुझे याद है लोग कहते हैं लास्ट के दिन लोग लंच के बाद ही चले जाते हैं। मैं लास्ट के दिन रात के 12 बजे तक काम करता रहा ताकि कोई भी पेंडिंग काम है वो छूटे नहीं। माना इतना मेरे को अंदर में होता था, मैं जब छोड़ के जाऊं ना तो कहेंगे भी हाँ सब कुछ अपना काम करके भी आया वो। तो इस तरह का मेरे को जो कर्मों के ऊपर आता है ना, तो तब भी फिर मेरे को धीरे धीरे वो जो देवता बनने का ना अंडरस्टैंडिंग होने लगी कि गुण सारे हैं। जब पता चला ना प्रकृति, परमात्मा है और आत्मा तीनों अविनाशी हैं जी, तो ये कोई को पैदा नहीं करता है। तो तब लगा कि जब हमारे जो गुण हैं उसमें अवगुण भर जाता है जी। जैसे हम कहें कि प्यार है ना, तो प्यार एक गुण है ना, गॉड इज लव, लव इज गॉड कहते हैं। लेकिन जब उसमें वरीज आ जाती हैं, पोजेसिवनेस आ जाती है या फियर ऑफ लूजिंग आ जाता है, तो तब वो उसमें वो इम्प्योरिटी आने से फिर वो प्यार किस में बदल जाता है, मोह में। मोह को विकार माना जाता है। जैसे किसी में डिटर्मिनेशन होता है तो क्या कहेंगे,
कितना भी इस पर मुसीबतें आई, इसने छोड़ा नहीं, वो करके छोड़ा। लेकिन जो एक होती स्टबर्ननेस है, तो उसको कहेंगे अगर ये ब्रह्मा भी आ जाए ना, वो भी इसको चेंज नहीं कर सकता। इसको कितना भी कह लो, ये बदलेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, तो वो हम कह देते हैं स्टबर्ननेस। तो मैंने देखा वो स्टबर्ननेस में 95% तो डिटर्मिनेशन ही है, सिर्फ 5% है वो थोड़ा डेविएशन हो गया, नेगेटिव आ गया, या गलत समय पर या गलत प्रपोर्शन पर यूज करते हैं, वही क्वालिटी फिर वीकनेस बन जाती है। तो तब मेरे को लगने लगा कि जैसे क्वालिटी है सत्य बोलने की, हम कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, लेकिन इस समय हम क्या देखते हैं, ट्रूथ इज बिटर। वो क्यों कहते हैं ट्रूथ इज बिटर? क्योंकि हम उसको ना पत्थर की तरह मारते हैं। कई बार हम ईगो में आके ट्रूथ बोलते हैं, कई बार गुस्से में ट्रूथ बोलते हैं, कई बार किसी को नीचे गिराने के लिए भी सच बोलते हैं, कई बार बदला लेने के लिए सच बोलते हैं कि 10 लोगों के बीच में इसकी बेइज्जती हो। तो तब लगा तो उसमें क्या हो गया, ट्रूथ में ना इम्प्योरिटीज आ गई, जी। तो वो इम्प्योर ट्रूथ बन गई। वैसे ही अगर किसी ने गलती करी, उस समय आप उसके प्यार करना नहीं छोड़ो, रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ो, उस समय नहीं कहो, क्योंकि उस समय वो तैयार नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है। फिर उसको ट्रस्ट में लेकर जब राइट टाइम होता है, उस समय बड़े नपे तुले शब्दों में ह्यूमिलिटी से थोड़ा सा हिंट दो कि मैंने ऐसे ऐसे नोट किया था, एंड देन यू थिंक अबाउट इट। तो क्या हो गया, आपको फील हुआ कि आपने अपना काम कर दिया है, हैं? उसमें फिर फेथ भी आया कि मैंने काम कर दिया। क्योंकि कई बार देखेंगे बच्चा रिजेक्ट करके चला जाता है, माँ ने कुछ कहा, बच्चा रिजेक्ट करके चला जाता है, लेकिन उसके 5 साल बाद 10 साल बाद भी कहेगा मम्मी जो आपने मेरे को कहा था ना 10 साल पहले, आज मेरे को रियलाइज हुआ। तो अगर वो इग्नोर कर दिया होता तो उसको याद कैसे रहा? तो तब मेरे को लगा कि देखो उस सच्चाई में आपने कितना फेथ भर दिया, ट्रस्ट भर दिया, प्यार भर दिया, ह्यूमिलिटी भर दी, तो वो फिर क्या हो गया, सच मीठा बन गया क्योंकि आपने प्यार से बोला। तो दैट इज कॉल्ड डिवाइन क्वालिटी। तो डिविनिटी आ गई, तो इसका मतलब मनुष्य से देवता बनना एक प्रोसेस के हिसाब से, इंजीनियर होने के नाते जैसे हम कहते हैं ना, ये प्रोसेस में मेरे को लॉजिक लगा। देन आई स्टार्ट टू थिंक मोर एंड मोर टुवर्ड्स बिल्डिंग हेवन, बिकमिंग डेटी। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, पर मेरे को वो बड़ी नहीं लगती हैं। मतलब आपको वो प्रोसेस समझ आ गया कि वो छोटे से शुरू होगा। तो एक चीज़ बहुत ही स्ट्राइक कर रही है मुझे, जैसे आप इतना इंटरेस्ट ले रहे थे इतनी यंग एज में, और एक प्रोफेशनल लाइफ भी साथ साथ निभा रहे थे, तो आपके जो पीयर्स थे, मतलब आप इतने पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और एक ऐसा मतलब हमेशा देने का एटीट्यूड रखने वाले, शेयर करने का एटीट्यूड रखने वाले, आपको उनसे कहीं कुछ चैलेंज लगा? वो लोग इस एटीट्यूड को कितना एक्सेप्ट करते थे? हमारे पेरेंट्स? नहीं, आपके साथ जो काम करते थे, आपके कोलीग्स। हाँ, वो उनको इतना तो लगता था कि wherever राम कम, whenever he comes he brings joy। वो तो कहते थे। कहते हैं आप, दूसरा कहते थे कि how you remain always alert, और ये भी बोलते थे। और मेन बात होती है, उनको लगता था कि I could connect with them। जी, सबको लगता था, everybody wanted to work with me that way, क्योंकि उनको लगता था कि he is there to help us। मतलब वो ऐसा तो नहीं किसी के माइंड में परसेप्शन था कि अच्छा राम भाई हैं तो मतलब ये तो ना संत हैं, मतलब इनके साथ तो मतलब आप जैसे मर्जी काम कर लीजिए, मतलब उसको आपका एज अ डिसएडवांटेज कोई देखते हो? नहीं, वैसे अगर मैं कहूँ कि वो धीरे धीरे डेवलप होता था। मुझे याद है कि मेरे को प्रमोशन मिलने का टाइम आया ना, दूसरा इंजीनियर था, उसको प्रमोशन मिल गया क्योंकि वो वहाँ का था। और फिर उस समय मेरे को थोड़ा सा ख्याल आया कि मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, पर फिर भी उसको मिल गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखो, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन है। हम कहेंगे ना, दो आपस में दोनों का कल्चर एक जैसा है, दे कैन टॉक टू ईच अदर नाइसली, दे विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स वगैरह। मैं क्यों, मैं तो प्रॉपर लैंग्वेज भी नहीं जानता, मेरे से तो वो बैठे बैठे बोर होंगे ना, इसलिए उन्होंने दूसरे को चुन लिया। पर मेरे को लगा वो मेरा डिसएडवांटेज है ना, तो मैं उसका ना मेकअप कर लेता हूँ।
तो मैंने सोचा मैं 15-20% ज्यादा काम करूंगा। Okay. तो अभी मैं ज्यादा काम करना मैंने खुद अपने पर लिया ना, किसी ने मेरे पर फोर्स नहीं किया। लोग तो समझ रहे थे कि ये अभी बड़ा जैसे उदास होगा, ये बड़ा काम कम करेगा। उन्होंने उल्टा ही देखा। मैं सुबह सुबह जल्दी आ जाता था, अच्छा। रात को लेट जाता था, दिन भर मुस्कुराते हुए काम करता था। तो धीरे धीरे तो कहते ना, सबको काम प्यारा है, चाम किसी को प्यारा नहीं है ना। तो दे डोंट केयर। तो फिर मेरे से दोस्ती होने लग गई। फिर कई लोग मेरे को नोट करते थे कि मैं ऐसे ऐसे सुबह आता हूँ, रात को जाता हूँ। तो क्या हुआ, मीटिंग में मेरा भाग नहीं होता था, लेकिन एक बार वो स्टक हो गए मीटिंग में। अच्छा। तो उन्होंने कहा, वो डायरेक्टर था, कहते हैं राम को बुलाए ना, शायद उसको पता हो। तो मैं आया। नेचुरली अगर आप 15-20% ज्यादा काम करोगे, यू नो मोर देन अदर पर्सन। तो मैंने फटाफट जवाब दे दिया, तो बड़े खुश हो गए। फिर मैं अपने जगह पर आ गया। फिर अगली मीटिंग हुई, फिर वो स्टक हो गए। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि मैं ज्यादा काम करता था, मेरे को सब चीजों का मालूम था और इंटरेस्ट से करता था। तो इंटरेस्ट करने से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। हाँ जी। तो फिर धीरे उन्होंने वहीं बिठा लिया मेरे को। अच्छा। फिर मैं हर चीज का जवाब देता था, मेरी प्रमोशन हो गई। पर प्रमोशन कैसी हुई, उससे भी ज्यादा जिस भाई के प्रमोशन मिली थी, अभी फिर मेरे को डील करना पड़ा जेलिसी से। तो मैं कितना भी ज्यादा काम करूं, लोग मेरे से खफा होते थे। सुबह मैं जल्दी आता, लेट जाता, और मेरी अपनी कोई भी अचीवमेंट को वो डाउन प्ले करते थे, मेरी कमी को वो एम्पलीफाई करते थे। तो तब मैंने एक बार सोचा वास्तव में कि मेरे को ऐसा क्यों है कि लोग मेरे से खुश नहीं है। तो फिर मेरे को लगा, बिकॉज आई एम नोच अप, सब लेवल पर है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर है, बट आई एम जस्ट फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल, क्योंकि मेरे को प्रोजेक्ट मिलते थे सब। तो फिर मैंने कहा कि मैं अगर अपने आप को नीचे ले आऊं, अच्छा, पर उससे फिर मेरे को लगा कि मेरी वो डिफीट मानी जाएगी। लोग कहेंगे तो ये हार है मेरी, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मेरे रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। पर तब देखो मेरे को ये जो मेडिटेशन का फायदा नजर आया, बिकॉज आई फेल्ट आई गेट लव फ्रॉम गॉड, आई गेट लव फ्रॉम द फैमिली, आई गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली। अगर वहाँ थोड़ी कम भी हो जाएगी ना, है वहाँ तो आई एम ओके। वैल्यू मेरे को यहाँ बहुत है, भगवान के दिल में मेरी बहुत वैल्यू है, वहाँ कम भी हो जाएगी कोई बात नहीं। तो मैंने ना जाके सबको बांटने शुरू कर दिए प्रोजेक्ट। अच्छा। पर ह्यूमिलिटी से भी, देखो आपको ज्यादा मालूम है मेरे, है ना, इस तरह का मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, हम्बल होके। तो हालांकि मेरे को लगता था वो बड़े सरकास्टिक हो गए ना, कहेंगे आ गए अभी अपने ठिकाने पर हुआ उल्टा, वो बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। फिर लोगों ने मेरे को कहा, आप सारे प्रोजेक्ट सबको दे दोगे तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा, फिर आप क्या करोगे। पर तब भी मैंने अननोन टेरिटरी में जाना शुरू किया। माना जो प्रोजेक्ट कोई नहीं लेना चाहते थे ना, मैंने वो लेना चाहिए जहाँ फेलियर हो सकती थी। तो मैंने क्या नोट किया, वास्तव में when you go in the unknown territory, your horizon expands and you are the king of that territory because nobody wants to go there. कंपटीशन कहाँ होता है, जहाँ सब वो मिडिल में होता है कंपटीशन। लेकिन अगर आप बिल्कुल ऊपर चले जाओ, हैं जहाँ वो कोई जाना ही नहीं चाहता है, तो then you are the king. तो धीरे धीरे आप कोई भी चीज करने लग जाते हो ना, देन इट स्टार्ट टू बिकम इजियर, यू स्टार्ट टू कम्प्रीहेंड, और लोगों की भी आपको बड़ी सपोर्ट मिलती है। हाँ जी। तो इस तरह करता करता फिर मेरी प्रोग्रेस होती गई, होता गया, डायरेक्टर बने, वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने अपना भी काम करना शुरू कर दिया। तो माना इट कंटिन्यू टू ग्रो। तब भी मैंने देखा हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में लगाते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है जी। और हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड भी बड़ा अच्छा बनता है, साथ में लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलती है। बहुत ही सुंदर, मतलब आई थिंक आपने बहुत ही सटल लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। और एक चीज़ जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, जैसे आप सुबह जल्दी जाते थे और पूरा दिन काम भी करते थे, लेकिन आपने बोला आप मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करते थे, तो आप ये टाइम कैसे निकालते थे? हमें पता है कि यूएस में, न्यूयॉर्क में इतनी फास्ट पेस लाइफ होती है, और बीइंग एन इंजीनियर आपके प्रोजेक्ट्स दिन भर चलते हैं,
और हाई पोस्ट पे भी आप रहे हैं, तो आप कैसे टाइम निकालते हैं? मैंने फिर नोट किया वो बाद में सोचना शुरू किया, बट आई नोट कि जब आप खुश होते हो आपकी बॉडी में एनर्जी आती है ना। आप 4 घंटे भी सोएंगे तो तभी भी यू गेट अप फ्रॉम द बेड फुल ऑफ एनर्जी। लव जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी जी। तो वो मैंने, क्योंकि मैंने सेंटर पर वो नोट किया, बहनों की बड़ी मेरे को दुआएं मिलती थी, मैं सारे काम वहाँ पे सेंटर पर जाके करता था, तो मैंने देखा दुआओं की शक्ति बहुत होती है, लोग प्यार करते तो उसकी शक्ति बहुत होती है। उस कारण से एफिशिएंसी तो मेरी बढ़ भी जाती थी, लेकिन मेरे को थकावट भी नहीं होती थी। अच्छा। तो जैसे ये होता कि मैं कैसे कर लेता था, क्योंकि मैं सोता ही 4 घंटे था। अच्छा। अभी लोग बाकी 6-7 घंटे सोएंगे, तो मेरे पास 3 घंटे एक्स्ट्रा है ना लोगों से, तो मेरे और प्लस एफिशिएंसी बढ़ने से आप काम भी जल्दी कर लेते थे, तो काम भी जल्दी हो गया। हमारी डेडलाइन भी क्रॉस होती, तो मैं उन दिनों में क्या करता था, डेडलाइन आ गई, हम तो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो 4 बजे तो मैं 5 बजे भी काम पर पहुंच जाता था। अच्छा। अभी और कौन पहुंचेगा और कभी मैं रात के 10 बजे भी जाऊं तो मेरे को तो चाहिए 4 घंटे सिर्फ सोने के लिए। इस तरह से टाइम मेरा निकल आता था, प्लस एफिशिएंसी बढ़ने से काम जल्दी भी हो जाता था। इसी कारण से आई डू एवरीथिंग वेरी फास्ट। मैं छोटे छोटे भी काम करता हूँ, बट आई फाइंड ए वे। मेरे को लगता है हर कार्य में इंजीनियरिंग लागू होती है जी। मतलब जो कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, मतलब वो आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया। हाँ, अब मेरे को लगता है, उस समय मैं नहीं सोचता, उस समय बड़ी खुशी चढ़ी हुई है, काम आगे आगे करना, मेरे को प्यार मिल रहा है, तो प्यार में मैं काम आगे बढ़ के करता था। और जब जॉब पर भी मेरे को जब एप्रिसिएशन मिलती थी, उससे भी बड़ी खुशी होती थी। लोग कहते हैं जो काम कोई दूसरा नहीं करेगा ये करेगा। तो मीन्स आप मेडिटेशन के लिए टाइम निकालते थे अर्ली मॉर्निंग, और उससे जो एफिशिएंसी बढ़ती थी, आपका काम बहुत ही इजी हो जाता था। मैंने नोट किया तब मेरे को ये भी समझ आई कि जब हम वर्ड यूज करते हैं ना, कर्म योगा, हाँ जी, तो माना इंटीग्रेटिंग योगा विद कर्म। योग की शक्ति क्या है, हाँ जी, हम कभी कहते हैं योग की शक्ति से अच्छे कर्म होंगे। हाँ जी। योग की शक्ति है प्यार, खुशी। वो जब मेरे आत्मा में आती है तो उमंग उत्साह पैदा होता है। उससे क्या होगा, वो शक्ति शरीर में जाके शरीर में ताकत आती है, फिर आप भाग भाग के जल्दी जल्दी काम कर लेते हो, तो उससे फिर आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो मेरे को हम सुबह करते हैं, सुबह हाँ तो अपना टाइम होता है, हाँ शाम को करते हैं। अच्छा। लेकिन दिन भर बीच बीच में जैसे हम ना हर घंटे थोड़ा सा, जिसको ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं, वो 1 मिनट के लिए करते हैं। पर मैंने मोस्टली क्या देखा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना अभी, मैं प्यार से कर रहा हूँ, तो आई एम फीलिंग के बात करते हुए भी आई एम डूइंग योगा, क्योंकि आई एम एक्सप्रेसिंग लव, आई एम एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट, आई एम रिस्पेक्टिंग हैप्पीनेस। तो वो योग की ही शक्तियां हैं। और नॉलेज की भी शक्ति क्या है, जो हमको भगवान से समझ मिली जी, हम जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो विजडम बन जाती है। तो एक तरफ आपकी विजडम भी है, यू नो व्हाट इज एप्रोप्रिएट, ना आप ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे, आपका लाइफ बैलेंस हो जाता है। तो लाइफ में भी बैलेंस, कर्मों में भी बैलेंस, और इंटीग्रेशन ऑफ योगा एंड कर्मा, उससे आपकी लाइफ में खुश भी रहते हैं, प्यार भी रहता है, एफिशिएंसी भी आ जाती है। बहुत ही सुंदर। तो जैसे आपने इवेंचुअली आपने अपनी फर्म एक बनाई है और आप उसमें अभी आप संभालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनमें भी फ़र्क पड़ता है, गिवन यू एज ए लीडर, आप इतने स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, तो उनमें फ़र्क पड़ता है? अच्छा, मैं क्या है, मैं कंपनी रन करता था, लेकिन जब मैंने अपनी फर्म खोली तो मैं ज़्यादा काम ना नॉन प्रॉफिट के करता था। अच्छा। तो मैंने अपने एम्प्लॉयज नहीं रखे, लेकिन मेरे को ऑटोकैड वाले चाहिए। अच्छा। जो भी, क्योंकि मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए, जैसे मैंने पहले प्लानिंग में, फिर डिजाइन में, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट,
कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, मैंने हर तरह की जॉब की हुई थी ना, तो मेरे को सब कुछ आता। तो मैं अपना सारा वो करता, तो जहाँ जहाँ मेरे को जरूरत पड़ती थी ना, उस तरह मैं हायर करता था लोगों को। तो आई डिड नॉट हैव माय ओन एम्प्लॉयज। एक दो हुए कभी मैंने कर दिया, बच्चे उससे मैं ज्यादा काम लेता था। तो क्या है, आई डू ओनली वर्क फॉर नथिंग, माना जिसको प्रो बोनो कहते हैं, या कहेंगे हमारे सेंटर्स के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। सो आई डू दैट, आई सेव मनी टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वे आई कंटिन्यू टू हैव माय कंपनी, आई हैव ए लाइसेंस। उसके कारण सो आई कैन अप्रूव द कंस्ट्रक्शन, आई कैन अप्रूव द ड्राइंग एक्सेट्रा। तो इस तरह से मैंने अपनी कंपनी बना के रखी हुई है। बहुत ही सुंदर। और एक जो आपका एक्सपीरियंस है हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे। राम प्रकाश भाई जी, द ट्विन टावर अटैक जब हुआ था 9/11 जिसको हम जानते हैं, उस टाइम पे आप वहीं पर थे, है ना? तो हमारे श्रोताओं के साथ आप कुछ अनुभव शेयर करें कि उस टाइम पे आप 64th फ्लोर पर थे, तो आपने क्या अनुभव किया और वहाँ से सरवाइव होने का क्या एक्सपीरियंस था? मेरा नाम, आई एम रियली सरप्राइज्ड हाउ पॉजिटिव एक्सपीरियंस आई हैड उस टाइम का भी मना, क्योंकि आप देखते हैं कि जब संकट आता है ना, उसी समय पता चलता है कि आप क्या हो। हम उस समय कहें ना भगवान को याद करें, भगवान याद नहीं आएगा जी। वो अगर याद भी करेंगे ना, वो बड़ी स्वार्थ भरी याद लगेगी, डर के कारण, डर से भरी हुई याद होगी, एक ना गिल्ट से भरी हुई होगी कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। उस समय आपने जो अच्छे कर्म किए होते ना, वो आपके सामने आते हैं। तो हमने नीचे उतरना शुरू किया, तो शायद आपको पता होगा कि दूसरा प्लेन आया। पहले हमारा जो हाईजैक प्लेन किया हुआ पहले वाला, वो हमारे टावर पर लगा। अच्छा, जहाँ पे आप थे? हाँ, मैं 64th फ्लोर पर था। और बिल्डिंग ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, फिर खड़ी हो गई, और फिर लगा कि अर्थक्वेक नहीं है, छोटा मोटा प्लेन टकराया होगा। फिर हम नीचे उतर रहे थे जी। फिर दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया, तब सबको पता चला कि ये तो टेररिस्ट अटैक है। फिर हम नीचे आ रहे हैं, फिर दूसरा टावर अब टकराया, बाद में गिर गया पहले। अच्छा, तो हाँ, और जब जितना समय तो गिरता रहा, हमारा टावर भी बुरी तरह से शेक हो रहा था, जैसे बड़ा अनस्टेबल लग रहा था। और फिर क्या हुआ कि हमको वो जो टावर के गिरने से जो मटेरियल नीचे गिरा, उससे हमारी सीढ़ी ब्लॉक हो गई। अच्छा। फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा। फिर वहां पर बड़ी तेजी से पानी आने लगा, क्योंकि पाइपलाइन वगैरह टूट गई। उसके कारण से फिर हमारी सीढ़ी नीचे से टूट गई। फिर हमको तीसरी सीढ़ी में जाना पड़ा, और वहां भी बिल्कुल अंधेरे में हम गुजरे। बिजली की तारें हमारे ऊपर, पानी ऊपर से गिर रहा है, पानी जमीन पर भी है, गीले कपड़े और साथ में वायर वगैरह का। बड़ी बचते बचाते हम फिर बाहर निकले, और हमारे निकलने के 4-5 मिनट बाद ही हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। तो हम भागे, वहां से भाग के दूर निकल गए। और लेकिन मेरे को अनुभव क्या अच्छा लगा कि मेरे को लोग पूछते थे कि आपको, क्योंकि मैं 95 मिनट्स टावर में था। अच्छा। और 5 मिनट पहले हम निकला था। हाँ जी। तो आपको फियर लगा होगा ना, तो वो फियर बताओ क्या था। तो मैंने देखा वो 95 मिनट्स में मेरे को बिल्कुल भी फियर नहीं लगा। अच्छा। तो तब मेरे को लगा भाई क्या कारण होगा कि फियर नहीं लगा। तो तब लगा जब आप दूसरों की मदद करने लग जाते हो ना, आपका अपना भय निकल जाता है। तो उस टाइम पे मीन्स आप जब ये 95 मिनट्स आप अंदर थे और नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, मतलब तब आपकी स्थिति कैसी थी? मतलब मेरे को लग रहा था मैं 27 ईयर से मेडिटेशन कर रहा था। लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, घबराए भी हुए हैं, पर मेरे को लगता था मैं भी उनकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ। मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, अगर मैं भी वही करूँ तो मेरे उसमें फर्क क्या है। तो मैं लोगों को धीरे धीरे वॉक करता, उनसे बातचीत करता था। हैव फेथ इन गॉड। उनको भी पता था मैं मेडिटेशन करता हूँ। वो मेरे को कहते थे, राम प्रे फॉर अस। ओके, जब आप वहां से उतर रहे हैं। हाँ, तो लोग कहते थे भी, जैसे उनको लगता था ना भाई थोड़ा हमारे से है, वहाँ पे प्रेयर का बड़ा क्रिश्चियनिटी में होता है। तो मैं भी कहता था हैव फेथ इन गॉड, एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन जब वो
जब सेकंड टावर गिरा, फिर क्या होता था कि थोड़ी सी भी आवाज होती ना, सब कांप उठते थे। तो वहां पे लेडीज भी काम करती, वो एकदम चौंक जाती। जब चौंक क्या जाती, उसके स्क्रीम करते थे वो। तो जब मैं उनको देखता था तो चेहरे पर खौफ नजर आता था। तो उनको मैं क्या करता था, मैं खुद पीछे हट के उनको अपने आगे ले आता था। तो उनसे उनको थोड़ा सा होप हो जाती है क्या? तो उनको लगा कि देखो बाकी लोग जल्दी जा रहे हैं और ये अपनी जगह हमको दे रहा है। वो इतने मेरे से खुश थे, उन्होंने मेरे को कहा ये कि राम यू आर अवर एंजल। तो तब मेरे को हंसी भी आई। मैं क्या, एंजल बनना तो बहुत इजी हो गया, 2 कदम पीछे जाओ और एंजल बन जाओ। लेकिन बाद में फिर मैंने सोचना शुरू किया कि एंजल मैंने अपने आप को तो नहीं कहा, उन्होंने मेरे को कहा ना। तो उन्होंने क्या देखा होगा मेरे में, तो मैं उसके बारे में सोचने लगा। तब मेरे को लगा कि हम ज्यादातर ना बड़े बड़े एंजल्स की बात करते हैं, जिन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं, फेमस होते हैं, लेकिन हम साधारण लोग हैं। तो इज इट पॉसिबल आई कैन बिकम एन ऑर्डिनरी एंजल, या वो बड़े बड़े एंजल हैं, आई कैन बिकम ए टाइनी टाइनी एंजल। तो तब मेरे को अचानक लगा, अच्छा एंजल करते क्या है, ह्यूमन एंजल। फिर मैंने अपने आप को, जैसे पहले था ना ह्यूमन डेइटी, है ना, अब ये ह्यूमन एंजल हम कैसे बन सकते हैं। तो तब लगा एंजल क्या करते हैं, जहाँ मुसीबत होती है हाजिर हो जाते हैं, फिर सेल्फलेसली मदद करते हैं। मतलब उस टाइम पे आपने अपनी जान बचाने से ज्यादा औरों को आगे कहा। और तो क्या है, फिर सेल्फलेसली करेंगे, बता के नहीं करेंगे। और जब काम पूरा हो गया, देन यू फ्लाई अवे। मेरे को लगा ये काम तो हम करते हैं और कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मेरे को फील क्या हुआ कि आई एम ए ह्यूमन एंजल बट अदर पीपल आल्सो बिकम ह्यूमन एंजल, टाइनी एंजल। मैं फिर अपने आप को कहता था आई कैन बिकम ए माइक्रो एंजल, ए पार्टिकल एंजल, टाइनी माइनी, जैसे ना था टाइनी, सो दैट पीपल डोंट थिंक कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं कहता मैं छोटा सा एंजल बन सकता हूँ, माना छोटी छोटी लोगों की मदद कर सकता हूँ। तब से ना मेरे को था I continue to help people in my own little way, जहाँ भी जाएं। इस समय ना आप देखेंगे everybody is hurting, everybody is looking for help। कहीं भी आप चले जाओ, रिच लोग हैं, पुअर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी पोजीशन वाले होंगे, लेकिन घर में जाएंगे पर्सनल लेवल पर ना everybody is hurting। तो आप छोटी छोटी चीज़ों से भी मदद करेंगे ना, it goes a long way। मतलब अगर देखा जाए तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें बहुत ही लोग इम्पैक्ट हुए हैं, बहुत ही ट्रैजिक एंड ट्रॉमा लोगों ने फेस किया, लेकिन आपने उस टाइम पे कुछ अलग एक्सपीरियंस किया। और मुझे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि उस इंसिडेंट के कारण आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया और आपने अपनी कुछ लाइफ में परिवर्तन किया? मेरी लाइफ पूरी उसके बाद तो एक तो मेरे को ये लगा कि क्या जस्टिफिकेशन है, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए ना वहाँ पर। जी। हमारे फ्रेंड्स भी मारे गए, हमारे अपने ऑफिस में काम करने वाले भी। मैं उनकी फ्यूनरल में जाता था तो मेरे को होता था क्या जस्टिफिकेशन है कि मैं जिंदा बचा हूँ, वो मर गए। सर्वाइवल गिल्ट होती है। तो तब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, जो मैं पहले शेयर नहीं करता था लोगों से, पर अभी मेरे को होता है शेयर करने की इच्छा। मैंने कहा अगर मैं समझ लूँ कि मेरी ये वो जिंदगी खत्म हो गई, अभी मेरे को ये नया जन्म मिला है, अगर मैं इसको दुनिया की सेवा में लगा दूं, ये जिंदगी मेरी अपनी नहीं है, किसी दूसरे के लिए, माना सारे विश्व के लिए है, तो फिर भगवान भी जस्टिफाई कर सकता है इसकी जीवन क्यों बची है। और फिर मेरे को तब से हो गया, जहाँ भी मैं जाऊं सो लोगों की मदद करूं, अपना मैं ध्यान नहीं रखूं। मैंने अपने जितनी भी मेरी नीड्स थी अपनी मैं कम करता गया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ। इसके आई फील वट एवर यू कैन लिव विदाउट, वो ना फ्रीडम मिल जाती है आपको। नाउ यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट, यू डोंट हैव एनी फियर ऑफ लूजिंग इट। तो वो मैंने अपने जीवन में देखा। और उसके बाद फिर मेरे को ये भी होता कोई बहुत बड़ा मैं काम करूं, बहुत बड़ा काम करूं। उससे से एक हमने अभियान जो शुरू किया, वो था
वो है 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, माना 700 करोड़ श्रेष्ठ कर्म करने का एक अभियान हमने शुरू किया है। तो वो इसी के आधार से हम कहते हैं छोटे छोटे हम अच्छे कर्म करेंगे तो छोटे छोटे अच्छे कर्म से हम लोगों को इंस्पायर करेंगे, उसका चेन रिएक्शन होगा, उससे एटम बम की बजाय देयर कुड बी एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। तो वो करके मेरे को अंदर में बहुत होता है, जैसे मैंने अपने जीवन में देखा ना, जो खुशी हमको छोटे छोटे अच्छे कर्म करने में लगती है ना, वो किसी धन या पोजीशन से नहीं मिलती है। और अच्छा कर्म है गोइंग आउट ऑफ योर वे टू डू इट, एक्स्ट्रा। मेन बात थी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, कि जितनी आपकी ड्यूटी है, जितनी आपकी ऑब्लिगेशन है, उससे बढ़कर आपको काम करें। माना जैसे मैंने कहा ना कि मैं एक्स्ट्रा काम करता था जॉब पर, तो वही एक एक्ट ऑफ गुडनेस क्या हो गया, डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। तो उसके आधार से हमने देखा है कि जब एक्स्ट्रा हम करते हैं, जैसे मैं इंस्पायर करूं किसी को, मैं भी एक्स्ट्रा करूं, वो भी एक्स्ट्रा करे, तो वो क्या हो गया, इकट्ठा हो जाएगा ना। अभी लोग ना जितना उनका ड्यूटी होती है उससे कम काम करते हैं। तो उसके आधार से तब मेरे को एक ना बड़ी समझ लगी। अगर मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बार एक आर्टिकल आया था। न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है वहाँ का। तो उसमें था कि 4 बंदे इकट्ठे रहते हैं, वो झगड़ा करते रहते हैं। तो किसी ने उनसे अलग अलग जाके पूछा भी आप झगड़ा क्यों करते हो? सभी का जवाब क्या, कोई काम ही नहीं करता है। अच्छा। सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है। तो मैं फिर उसने ना अलग अलग जाके पूछा भी आप कितना % काम करते हो, आप कितना करते हो, आप कितना, जब टोटल किया तो 200% हो गया। अच्छा। तो इसका मतलब हर कोई समझ रहा है कि 50% काम तो मैं करता हूँ, बाकी के तीनों मिलके 50 करते हैं। तो मैंने उससे अपने आप को ना बड़ी समझ मेरे को वो मिली। मैंने कहा राम, इसका मतलब क्या है, जितना हम सोचते हैं ना हम कर रहे हैं, हम उतना करते नहीं है, पर हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। अगर मेरे को 100 यूनिट काम करना है, 125 का करूं तब मैं कहूं कि मैंने 100 किया है। और कई बार दूसरे लोग काम करते हैं लेकिन हमारी नजरों के सामने नहीं होता, हम समझते वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बाद में पता चलता है वो भी बड़े बिजी थे। तो दूसरे के 75 को 100 मानना, अपने 125 को 100 मानना, उससे क्या होगा, ये जो कल्चर अगर हमारा ये बन जाए ना, है ना, तो उससे क्या हो गया, एक ना भरपूरता आनी शुरू हो जाएगी। एक्स्ट्रा करना मतलब तो हम एक्स्ट्रा दें और जो दूसरा कर रहा है उसको एक्स्ट्रा मानना। तो ये कल्चर ना इस समय दुनिया में ये चेंज होने का, अगर वो चेंज हो जाएगा ना, हम देखते हैं परिवर्तन बहुत जल्दी आ सकता है। जिसकी हम बात करते हैं ना, बिल्डिंग ए वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस है, तो हैप्पीनेस का संसार तैयार हो सकता है। मोदी जी ने बोला है ना कि देखो आपको स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम, हम कहते हैं स्वर्णिम संसार, वो बन सकता है जब हम एक्स्ट्रा करने लग जाएंगे। उसी कारण से हम जगह जगह जाके, मैं तो जगह जगह अभी मेरे को तकरीबन 700 सिटीज़ में 2700 जैसे इस तरह के कई तरह के प्रोग्राम करता हूँ, और मेरे को थकावट नहीं होती है। क्यों? जब मैं देखता हूँ ये ना रेजोनेट होता है। इस समय लोग आशा की किरण ढूंढ रहे हैं। पेंडेमिक लगा हुआ है, वार लगा हुआ है, लोग ना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और मेरे को लगता है लोग ये पॉजिटिव मैसेज के लिए भी तैयार हैं। डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, डूइंग समथिंग गुड towards your own self, towards people, towards the humanity in general। वो मेरे में ना वो चेंज इतना सिर्फ आया ही नहीं, वो कंटिन्यू है। कुछ ना कुछ सीखते रहो हमेशा। आई ऑलवेज ट्राई टू गो आउट ऑफ माई लिमिट, ब्रेकिंग आउट ऑफ माई लिमिट, जाके मेरी कैपेसिटी बढ़ती जाए। बहुत ही अच्छा राम भाई जी, बहुत बहुत थैंक्स। मुझे लगता है आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज दिया है कि हम लोग अपने छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ गुडनेस से इस संसार को कैसे एक हैप्पी प्लेस, एक स्वर्णिम भारत और स्वर्णिम दुनिया बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर रहा। एंड आपकी जर्नी कैसे मोगा से शुरू होकर न्यूयॉर्क से
अभी भी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। एंड हम आशा रखते हैं आप हमारे साथ ऐसे ही फिर आएंगे तो अपने एक्सपीरियंसेस आगे के भी शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो व्यूअर्स, ऐसे ही और सुंदर एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए और इंस्पायर होने के लिए, कुछ अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल, कुछ पॉजिटिव लाने के लिए हमारे चैनल शांति सरोवर हैदराबाद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस को आप शेयर और लाइक कीजिए ताकि ये पॉजिटिव मैसेज औरों को भी पहुँचे। अगली कड़ी में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नई विशेष हस्ती के साथ कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की लेन देन करने के लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति।